धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश कुमार विसेन, एएस कॉलेज देवघर से। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बुद्धि का मापन यानी असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सन 1905 में फ्रांस के विख्यात मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वीने ने सर्वप्रथम बुद्धि को मापा था। यानी बुद्धि का मापन सर्वप्रथम प्रोफेसर वीने के द्वारा, जो फ्रांस के रहने वाले थे, सन 1905 ईस्वी में उनके द्वारा किया गया था, मापा गया था। बुद्धि हमारी जन्मजात योग्यता है जो हमारे विचार, चिंतन एवं सभी प्रकार के कामों में पाई जाती है। अतः किस व्यक्ति में किस प्रकार की योग्यता कितनी मात्रा में है, इसे ज्ञात करना ही बुद्धि मापन है। यानी किसी के अंदर में कितना उसके अंदर में योग्यता है और योग्यता को हम जांच कैसे करें, उस जांच करने के लिए जिस मापन का उपयोग किया जाता है उसे हम बुद्धि मापन कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता की मात्रा को मालूम करना ही बुद्धि मापन है। उदाहरण के तौर पर कक्षा 5 में राम सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। वह सभी विषयों में 100 अंकों में 75 से 80 अंक पाता है। उसे प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। सोहन वर्ग में शिक्षक के द्वारा प्रश्नों का उत्तर बहुत देर में अशुद्ध ही देता है। तो ऐसी हालात में सोहन की बुद्धि की मात्रा कम पाई जाती है, परंतु उनका मूल्यांकन परीक्षा से ही बुद्धि के मापन का पता चलता है। यानी क्लास में अगर वो जवाब गलत देता है, लेकिन हम उसकी मापन जो करते हैं वो परीक्षा के द्वारा ही करते हैं। परीक्षा फल में ही उससे पता चलता है, परीक्षा फल के द्वारा ही पता चलता है कि बुद्धि की माप क्या है उसकी। अतः परीक्षणों के द्वारा हम व्यक्ति की सामान्य और विशेष योग्यता की जानकारी करते हैं और उसे ही हम बुद्धि मापन कहते हैं। बुद्धि मापन एक प्रकार का स्वाभाविक ढंग से होने वाली क्रिया है। उदाहरण के तौर पर घर पर किसी बालक को कोई चीज उठाने या उठाकर रखने, खोलने, बांधने या लाने को कहते हैं। यदि बालक उसे ठीक से कार्य करता हुआ दिखता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि बालक में बुद्धि है, यानी बालक बुद्धिमान है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि हमने किसी बालक को कहा कि ये सामान तुम रैक में रख दो। अगर वो बच्चा जाके रैक में रख देता है तो हम समझते हैं कि बच्चा को बुद्धि है। या बच्चा को कहते हैं कि टीवी पर से सामान उठा के ले आओ, ये फलाना बुक्स है उसको उठा के ले आओ, और बच्चा उसी किताब को उठा के लाता है। इसका मतलब है कि बच्चे में बुद्धि है, यानी बच्चा बुद्धिमान है। ठीक से न करने पर हम उससे धिक्कारते हैं और बुद्धि न होने की बात करते हैं। अगर वो ठीक से ये कार्य नहीं करता है तो हम उससे क्या कहते हैं बुद्धिमान नहीं है, तुमको बुद्धि नहीं है कि वो फ्रिज पर से चाहे टीवी पर से तुमको फलाना किताब बोला गया लाने के लिए, तुमने नहीं लाया। अतः बुद्धि का मापन व्यक्ति के कार्य कुशलता का बोध कराता है। बुद्धि का मापन कार्य कुशलता की स्वीकृति और अस्वीकृति भी होती है। इन्हें जानने के लिए कई साधन हैं जिन्हें हम मापन के साधन या परीक्षण कहते हैं। परीक्षण के द्वारा व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा को जानना ही बुद्धि का मापन कहलाता है। बुद्धि का मापन कहलाता है। अब हम मानसिक आयु और कालिक आयु में क्या अंतर है इसको जानेंगे। मानसिक आयु का मतलब है मेंटल एज। बुद्धि मानसिक योग्यता है। अतः बुद्धि की आयु को मानसिक आयु कहते हैं। यानी बुद्धि की आयु को मानसिक आयु कहते हैं। यहाँ आयु का तात्पर्य है वर्ष ज्ञात होता है। जैसे 1 वर्ष का बालक के पास जितना बुद्धि होता है उतना 10 वर्ष के बालक के पास उससे ज्यादा बुद्धि होता है। यानी जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ते जाता है उसका मानसिक आयु बढ़ते जाता है, उसकी मानसिक योग्यता भी बढ़ती है। कालिक आयु को हम शारीरिक आयु और वास्तविक आयु भी कहते हैं। कालिक आयु जन्म के बाद से वर्तमान समय की अवधि को कहते हैं। यानी जिस काल में वो बच्चा रहता है उस आयु को हम कालिक आयु कहते हैं।
और ये जन्म के अनुसार ये बदलते रहता है कालिक आयु। अब आपको बुद्धि लब्धि क्या है? बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट IQ। प्रोफेसर एमएल टर्मेन ने सबसे पहले प्रोफेसर बीने के बुद्धि परीक्षण का संशोधन अमेरिका में किया और बुद्धि लब्धि का उपयोग किया। मानसिक आयु मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है। किसी भी कालिक आयु वाले बालक के लिए निर्धारित औसत प्राप्तांक मानसिक विकास या स्तर संकेत करता है। मनोवैज्ञानिक टर्मन ने मानसिक आयु और कालिक आयु का एक अनुपात मालूम किया और उसे हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। बुद्धि लब्धि IQ इक्वल टू मानसिक आयु इंटू 100 बटा कालिक आयु। उदाहरण, मान लीजिए रमेश की आयु 16 वर्ष है। उसको परीक्षा देने पर जो प्राप्तांक मिले हैं वो उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष की हुई, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी 15/16 इंटू 100 यानी 94 के करीब। इस प्रकार यदि किसी बालक का मानसिक आयु 20 वर्ष है तो उसका कालिक आयु 16 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उसकी बुद्धि लब्धि 20/16 इंटू 100 यानी 125। बुद्धि लब्धि जब नीचे से 60% तक रहती है तो उसे हम जड़, मूढ़ और मूर्ख समझते हैं। जैसे जैसे बुद्धि लब्धि का प्रतिशत बढ़ता जाता है उसे क्रमशः सामान्य, उच्च सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली बच्चा समझते हैं। जो अमेरिका में प्रोफेसर टर्मेन और भारत में प्रोफेसर कामत ने लगभग 3000 बच्चों की बुद्धि लब्धि ज्ञात की। निष्कर्ष ये पता चला कि जन्म से लेकर अंत तक बुद्धि लब्धि एक समान होती है, लेकिन मासिक आयु और कालिक आयु का अनुपात हमेशा एक समान स्थिर पाया जाता है। इस चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं कि बुद्धि लब्धि किस आयु में क्या होगी। बुद्धि लब्धि की उपयोगिता। बुद्धि लब्धि से बालक की मानसिक स्थिति मालूम होती है और बालक के मानसिक विकास में यह सहायक होती है, यानी सहायता करती है, और बालक के विकास को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशन दिया जाता है, चाहे निर्देशन दिया जा सकता है जिससे बालक को अधिक से अधिक सफलता मिल सके। अतः बुद्धि लब्धि की उपयोगिता शैक्षिक और व्यवहारिक रूप में किया जाता है। अब अगला है बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस इज नेम्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि मापन के साधन को बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। यह एक डिवाइस होती है जिससे यह जानने की कोशिश किया जाता है कि व्यक्ति में मानसिक योग्यता की कितनी मात्रा है, और इसी के द्वारा हम व्यक्ति के प्रकार यानी साधारण से ऊपर या नीचे तथा वास्तविकता का बोध होता है, और व्यक्ति के सही मानसिक योग्यता की जांच करने वाला साधन बुद्धि परीक्षण कहलाता है। भारत में बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट इन इंडिया। भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत सन 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया, जो भारतीय अनुकूल से प्रारंभ हो गया। C.H. राइस जो FG कॉलेज लाहौर में प्राचार्य पद पर पदस्थापित थे। अब हर काल में किसने बुद्धि परीक्षण किया और कैसे किया उसका वर्णन सन 1933 में L.S. झा द्वारा रिचर्डसन सिंप्लेक्स मेंटल टेस्ट का हिंदीकरण किया गया। सन 1942 में डॉक्टर सोहनलाल द्वारा बुद्धि परीक्षण निर्मित किया गया। सन 1954 में इलाहाबाद के मनोविज्ञान शाला में बुद्धि परीक्षण किया गया। सन 1956 और 1959 का भी बुद्धि परीक्षण इलाहाबाद के मनोविज्ञान शाला में ही निर्मित किया गया। सन 1961 में प्रयाग मेहता द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। सन 1963 में डॉक्टर S. जलोटा के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। सन
1969 में मालिन्स द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। सन 1970 में डॉक्टर आर के टंडन के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया और सन 1971 में डॉक्टर पीएन मल्होत्रा के द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। भारत में बुद्धि परीक्षण अधिकांश स्थानीय स्तर पर है, जिसकी वैधता और विश्वसनीयता पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इनका बुद्धि परीक्षण का ज्यादा ही पर विकसित नहीं हुआ और उसका ज्यादा ही नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि का मापन के लिए अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अनेक बुद्धि परीक्षण बनाए गए हैं, परंतु बुद्धि परीक्षण को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम फ्रांस में प्रोफेसर अल्बर्ट वीने के द्वारा किया गया। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण द्वारा एक बार में एक ही व्यक्ति का मानसिक गुणों का चिंतन, स्मरण, कल्पना, भाषा, गणित आदि से संबंधित की जांच की जाती है। यह प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न आयु के अनुसार मानसिक योग्यता की जांच करता है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के गुण निम्नलिखित है या निम्नांकित है। पहला, इस परीक्षण में केवल एक समय में एक ही परीक्षा के द्वारा बुद्धि परीक्षण की जाती है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम एक बार में एक बालक से पूछते हैं या परीक्षा लेते हैं कि बाबू तुम्हारा आंख कहाँ है, तुम्हारा नाक कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो। ये सब हम मौखिक प्रश्न के द्वारा उसके हम एक समय में उसको हम एक ही बालक का परीक्षण कर सकते हैं, यानी एक ही बालक का एक बार में परीक्षा ले सकते हैं। दूसरा, यह परीक्षण छोटे बालकों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। तीसरा, इस परीक्षा में परीक्षार्थी के गुण एवं दोषों का पूर्ण अध्ययन हो जाता है। इस परीक्षा में परीक्षार्थी की असफलता का कारणों का पता भी हम लगा सकते हैं। पांचवा, इस परीक्षण में मौखिक प्रश्न ही पूछे जाते हैं। छठा, इस परीक्षण में समय सीमा नहीं होती है। समय का कोई गारंटी नहीं होता है कि 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, इसमें समय सीमा काफी दी जाती है। सातवां, इस परीक्षण में नकल की कोई संभावना नहीं होती है, नकल बच्चा नहीं कर सकता है इसमें। इस परीक्षण में अनपढ़ बच्चों पर भी हम प्रयोग इसको कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यानी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ। अब दूसरा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ऐसा साधन है जिसमें कई व्यक्तियों की विभिन्न आयु होते हुए एक साथ मानसिक योग्यता की जांच की जा सकती है। यानी आयु का कोई लिमिटेशन नहीं है। परीक्षा किसी आयु के बच्चे उसको दे सकते हैं और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के गुण निम्नांकित हैं। पहला, यह परीक्षण बड़ी संख्या में बालकों और वयस्कों की परीक्षा एक साथ ली जा सकती है। यानी बहुत सारे बच्चों को परीक्षा एक साथ लेने की अनुमति दी जाती है, यानी बहुत सारे बच्चों को एक साथ परीक्षा ली जाती है। दूसरा, यह परीक्षण बड़े बालकों और वयस्कों यानी परिपक्व लोगों के लिए उपयुक्त होती है। यानी बड़े बालक और वयस्कों के लिए यह परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षण में प्रश्न सरल होते हैं और लिखित रूप में देना पड़ता है। प्रश्न जो होता है सरल होता है और लिखित रूप में उसको करना पड़ता है, लिखित रूप में देना पड़ता है। इस परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थी के समान गुणों का ही अध्ययन कर सकता है। इसके बाद इस परीक्षा में असफलता के कारणों का पता लगाना संभव नहीं है। क्यों असफल हो गया, क्यों असफलता का विषय क्या है, क्यों असफल हो गया, इसको हम लोग जान नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग को व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का ही उपयोग करना पड़ता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में सारे बच्चे, मान लीजिए 500 विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, उस 500 विद्यार्थी में कौन विद्यार्थी को कितना अंक आया और असफल क्यों हो गया, इसका पता लगाना बहुत ही कठिन काम है। असफलता का कारणों का पता लगाना संभव नहीं है।
छठा, इस परीक्षण में समय सीमा होती है। जैसे परीक्षा आप देने जाते हैं तो उसमें समय सीमा होती है कि 3 घंटे का परीक्षा है, 3 घंटे के बाद आपका परीक्षा की कॉपी जो है ले ली जाएगी, यानी समय सीमा निर्धारित की जाती है और समय सीमा में ही परीक्षा देना पड़ता है जो लिखित रूप में होता है। सातवां, इस परीक्षण में जो प्रश्न दिए जा चुके हैं उसे परिवर्तन करना संभव नहीं है। जैसे आपको परीक्षा में जो प्रश्न आ गया उसे परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, उसको परीक्षा के प्रश्न को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परीक्षा के प्रश्न को परिवर्तन करना संभव नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों का चुनाव इसी परीक्षण के द्वारा किया गया था और मनोवैज्ञानिक टर्मेन ने साक्षर व्यक्तियों के लिए आर्मी अल्फा परीक्षण और बिना पढ़े यानी अशिक्षित व्यक्तियों के लिए आर्मी वीटा परीक्षण तैयार किया। भारत में डॉक्टर जलोटा, डॉक्टर कामत और डॉक्टर जोशी ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण साक्षर व्यक्तियों पर प्रयोग किया। अब अगले क्लास में मैं आपको व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं ये बताऊंगा और कौन कौन से प्रकार होते हैं और उस प्रकार की विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।